हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी एनसीईआरटी प्लस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे वो इवोल्यूशन ऑफ मनी में हम लोग थोड़ा गोल्ड सिस्टम को देखने की कोशिश कर रहे थे। गोल्ड सिस्टम को देख रहे थे एंड उसमें हम लोगों ने जो फुल रिजर्व सिस्टम है उसको देखा था। फुल रिजर्व सिस्टम को लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। सो आगे जो हमारे पास फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है, फ्रैक्शनल या प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम आता है वो देखेंगे एंड मिनिमम रिजर्व सिस्टम को देखेंगे। हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एनसीईआरटी प्लस की सीरीज जहाँ पे हम लोग क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करते हैं। दिस इज दैट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी के, खास करके जो भी कंसेप्ट बिल्डअप के लिए कॉन्सेप्ट जब बिल्डअप करना वो है, एंड प्लस आपके प्रीलिम्स में ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ से डायरेक्टली सवाल होते हैं। सो वी आर कवरिंग इट और हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ अबाउट मी, माय नेम इज अनवर हुसैन एंड मैं ये आपके एनसीईआरटी की 12th वाली इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक ले रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे आज के टॉपिक से। सो हम लोगों ने देखा कहाँ से पे था, 1 मिनट 5 मिनट्स का हम लोग एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे एंड देन अभी कहाँ जाना है। ठीक है चलो। सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था बार्टर सिस्टम को देखा। बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम था। बार्टर से भी पहले हम लोग ये देख रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हम लोगों को 2% को गुड्स को एक्सचेंज करना है, पर्सन 1 था, पर्सन 2 था एंड दोनों को गुड्स चाहिए थे। दोनों को गुड्स चाहिए थे तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो एक तो पर्सन 1 के पास गुड 1 था और पर्सन 2 के पास गुड 2 था। पर्सन 1 को गुड 2 चाहिए था, पर्सन 2 को गुड 1 चाहिए था। तो ये जो एक्सचेंज है, गुड्स का एक्सचेंज है। गुड्स किसी को चाहिए, किस तरीके से एक्सचेंज हो सकता था। तो हम लोगों ने 2 सिस्टम देखा, एक तो बार्टर देखा था। जस्ट अ क्विक रिकैप, हम लोग हर चीज़ को एक बार कवर कर लेते हैं। बार्टर देखा था और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सिस्टम देखा था। बार्टर देखा, बार्टर में डायरेक्टली गुड 1 और गुड 2 जो है एक्सचेंज हो जा रहा था, गुड 1 और गुड 2 एक्सचेंज हो रहा था। बट इसका प्रॉब्लम क्या था, 5-6 प्रॉब्लम देखा था जिसमें हम लोगों ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट का प्रॉब्लम देखा था, स्टोरेबिलिटी का प्रॉब्लम देखा, स्टैंडर्ड मेथड का प्रॉब्लम देखा था। वो सारे प्रॉब्लम के कारण, बार्टर के वो सारे प्रॉब्लम के कारण हम लोगों ने एक थर्ड थिंग इंट्रोड्यूस किया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इंट्रोड्यूस किया था। एक बीच की चीज़, गुड 1 और गुड 2 के बीच में गुड 1 है, यहाँ पे मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे गुड 2 है। मनी है जो कि किसी मार्केट में है, ये इंट्रोड्यूस किया था। मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पर्सन 1 गुड 1 लेके मार्केट जाएगा एंड उसे मनी मिलेगा। पर्सन 2 गुड 2 लेके मार्केट गया एंड उसको भी मनी मिली एंड दोनों के पास अब पैसे हैं। अब इस दोनों को जो अपने पास, इनके पास पैसे पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज कि M1 है और M2 पैसे हैं। वो M1 लेके मार्केट वापस से जाएगा अपने गुड्स को खरीदने के लिए, M2 मार्केट लेकर के जाएगा। दैट इज एक मार्केट का कॉन्सेप्ट आया था पूरा का पूरा। देयरफॉर हम लोग को मनी का जरूरत था। उस मनी के इवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि कमोडिटी मनी आई थी। बट कमोडिटी मनी, कोई भी चीज़ अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज मनी की तरह काम करेगा तो उसका हम लोगों ने 7 से 8 कैरेक्टरिस्टिक देखा था जो उसको फुलफिल करना चाहिए। तो कमोडिटी मनी में हम लोगों ने शेल को यूज़ किया था, सॉल्ट था, डिफरेंट चीज़ें थी। हाउएवर कोई भी चीज़ जो करेंसी की तरह, कमोडिटी को करेंसी की तरह जब यूज़ कर रहे थे तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जो 7 to 8 कैरेक्टरिस्टिक है उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। देयरफॉर कमोडिटी मनी से आगे बढ़ के हम लोग मनी में मेटेलिक मनी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इवोल्यूशन में मेटेलिक मनी आया था, मेटेलिक मनी। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को यूज़ किया गया, जिसमें कि गोल्ड जो है वो सबसे स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट था। गोल्ड सबसे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट था जो कि एक्सेप्टेड था एवरीवेयर। और गोल्ड जो है कहीं ना कहीं वो जो 7 to 8 कैरेक्टरिस्टिक है उसमें फुलफिल भी कर रहा था, मोर और लेस फुलफिल कर रहा था। बट गोल्ड के भी साथ इशू था। गोल्ड के साथ इशू था। देयरफॉर हम लोग मेटेलिक के बाद जो हम लोग पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या गोल्ड के साथ 2 मेजर प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था। एक था गोल्ड की फंजिबिलिटी। एक पॉइंट के बियॉन्ड हम लोगों ने देखा था कि आप गोल्ड को डिवाइड नहीं कर सकते हो। एक पॉइंट के बियॉन्ड गोल्ड को डिवाइड नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने बात किया था कि 1 kg गोल्ड है, एक इकोनॉमी में 1 kg गोल्ड पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि 1000 ग्राम गोल्ड है एंड हर 1 ग्राम गोल्ड के लिए ना 10 गोल्ड कॉइन बनाया जा सकता है। 10 गोल्ड कॉइन बनाया जा सकता है।
सो जो है हर ग्राम का एक ग्राम का 10 गोल्ड कॉइन बना जा सकता है। दैट मीन्स 1 गोल्ड कॉइन कितना हो जाएगा, 0.1 ग्राम का। अब अगर आपको कोई करेंसी बनानी है, एक करेंसी बनानी है, दिस इज दी कॉइन, एक कॉइन बनाना है, गोल्ड कॉइन बनाना है, उसको बनाने के लिए एक मिनिमम जो है ना, कुछ मिनिमम सर्टेन परसेंटेज ऑफ मेटल तो लगेगा। इससे कम पे ये गोल्ड कॉइन बनाना सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है, वो नहीं बन पाएगा। देयरफॉर अब इससे नीचे आपको डिवाइड करना, गोल्ड को डिवाइड करना वो मुश्किल है। अब इस 0.1 ग्राम गोल्ड की कुछ वैल्यू होगी, लेट्स सपोज कि इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ की है। क्यों? क्योंकि गोल्ड की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए मानते हैं कि 0.1 ग्राम के गोल्ड की वैल्यू 10 रुपीज़ की थी, एंड अगर आपको 5 रुपीज़ का कुछ खरीदना था तो आपके पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो लेट्स सपोज कि आपको 5 रुपीज़ का कुछ खरीदना था, ठीक है, यू वांट टू बाय समथिंग विद 5 रुपीज़, कि 5 रुपीज़ का क्या है आपके पास, लेट्स सपोज कि 5 रुपीज़ का चॉकलेट मिलता है, ठीक है, बट दो द लीस्ट डिनोमिनेशन दैट यू हैव इज व्हाट, 0.1 ग्राम का एक गोल्ड कॉइन है आपके पास, दैट इज एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है, 1 गोल्ड कॉइन आपके पास है और ये लीस्ट डिनोमिनेशन है। अब इसकी फेस वैल्यू लेट्स सपोज की फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास में आ रही है। आपको जो कुछ खरीदना है वो 5 रुपीज़ का है, तो आप खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। अगर आपको खरीदना है तो ये आपको दो खरीदना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि बियॉन्ड अ पॉइंट फंजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी का इशू है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक देखा था किसी भी चीज़ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मनी होने के लिए, वो ये है कि उसका एडिक्वेट सप्लाई होना चाहिए। एडिक्वेट सप्लाई के बारे में हम लोगों ने दो चीज़ देखा कि एडिक्वेट सप्लाई का दो मतलब है कि दैट इट इज अवेलेबल फॉर दी एज पर दी नीड, फॉर के अलावा हम लिख सकते हैं एज पर दी नीड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, एंड साथ में ये स्कार्स भी होना चाहिए। क्यों अवेलेबल एज पर दी नीड क्यों होना चाहिए, हम लोगों ने बात किया था क्यों, बिकॉज जो इकोनॉमी है उसमें जितनी ज़रूरत है उतना इकोनॉमी में अवेलेबल होना चाहिए करेंसी। क्यों? बिकॉज अगर जितनी ज़रूरत है और उतना नहीं है तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, एक पॉइंट के बियॉन्ड ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, और करेंसी की ज़रूरत थी और ट्रांजैक्शन के लिए और करेंसी की ज़रूरत थी, बट वो अवेलेबल नहीं था। दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शन शॉर्टफॉल हो जाता। अगर ट्रांजैक्शन शॉर्टफॉल हो जाएगा तो इसी ट्रांजैक्शन से क्या होता है, जीडीपी बनती है। दैट मीन्स व्हाट, जीडीपी भी शॉर्टफॉल होगा, ओके। हाउएवर अब हम लोग अवेलेबल अगर करवा रहे हैं तो इतना ज़्यादा भी नहीं करवा देना है, मतलब अगर अवेलेबल मोर देन नीडेड कर देते हैं, ठीक है, मोर देन नीडेड करवाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन का सिनेरियो होगा। दैट इज जो कॉइन है आपका जो नोट है वो क्या करेगा, वो अपनी वैल्यू लूज करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव सप्लाई में, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, ठीक है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगा। देयरफॉर द टर्म विच इज यूज्ड इज एडिक्वेट सप्लाई। व्हाट इज यूज्ड इज एडिक्वेट सप्लाई, नॉट द अवेलेबल, ओके। तो एडिक्वेट सप्लाई होना चाहिए। एडिक्वेट का मतलब कि अवेलेबल एज पर द नीड एंड स्कार्स ऑल्सो, ठीक है, स्कार्स भी होना चाहिए, ठीक है, स्कार्स भी होना चाहिए। स्कार्स का ये मतलब नहीं है कि जितनी नीड है उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उतना अवेलेबल नहीं है, तो स्कार्स भी होना चाहिए एंड साथ में जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए, देयरफॉर एडिक्वेट होना चाहिए। ये हम लोगों ने गोल्ड के बारे में प्रॉब्लम देखा कि दो प्रॉब्लम है गोल्ड के बारे में, कि एक तो फंजिबिलिटी जिसको हम लोगों ने समझ लिया कि 0.1 ग्राम से का एक गोल्ड कॉइन जो है मिनिमम उसके लिए कितना गोल्ड चाहिए, तो 0.1 ग्राम का गोल्ड चाहिए था। अब इससे नीचे का डिनोमिनेशन हम नहीं बना पा रहे, देयरफॉर फंजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी का इशू है। एडिक्वेट सप्लाई का भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज लिमिटेड इन क्वांटिटी, पूरे वर्ल्ड में गोल्ड जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, तो लिमिटेड है तो क्या है, एडिक्वेट सप्लाई का प्रॉब्लम है। एडिक्वेट सप्लाई का प्रॉब्लम है कि गोल्ड ही अगर एक्सेसिवली अवेलेबल नहीं है तो आप गोल्ड के बेसिस पे करेंसी कैसे बनाओगे। इन दो प्रॉब्लम के कारण हम लोगों ने 3 सिस्टम को देखा पेपर करेंसी के, ओके, बिकॉज ये सारे का सारा हम लोगों का बैकअप था, ओके। ये जो गोल्ड का दो इशू था, दैट इज ऑफ फंजिबिलिटी एंड दैट इज ऑफ एडिक्वेट सप्लाई। देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस्ड समथिंग कॉल्ड एज पेपर करेंसी, पेपर नोट्स। इस पेपर करेंसी एंड पेपर नोट्स, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है नाउ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से हम लोग अब सुनेंगे, ओके। तो पेपर करेंसी एंड नोट्स का जो सिस्टम है ना, इसको इंट्रोड्यूस करने का जो सिस्टम है, ओके, चेंज द थिकनेस, जो इंट्रोडक्शन किया जाएगा इसका, जो इंट्रोडक्शन किया जा रहा है इसका पेपर करेंसी का, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ नोट्स इशू या फिर करेंसी
करेंसी इशू सिस्टम। ठीक है, 3 तरीके का ये हम लोग पेपर करेंसी जो सिस्टम ऑफ नोट्स इशू है किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा पेपर नोट्स को, उसका ना एक काइंड ऑफ हायरार्की है जो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फुल रिजर्व सिस्टम, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम एंड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ नोट्स इशू 3 तरीके का है। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं फुल रिजर्व सिस्टम, एक को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल कह लो या प्रोपोर्शनल कह लो, फ्रैक्शनल कह लो और प्रोपोर्शनल कह लो, और तीसरा जो है आपको फुल फ्रैक्शनल के बाद मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। ये हायरार्की भी है, मतलब क्रोनोलॉजी है। ठीक है, नॉट द हायरार्की, क्रोनोलॉजी। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये सारा। ओके, ये 3 तरीके का आपको रिजर्व सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें पहला है फुल रिजर्व सिस्टम। इसको हम लोग पिछली बार देख चुके थे, बहुत ही बेसिक सा रिवीजन एक बार है। फुल रिजर्व, क्योंकि फुल से ही फिर हम लोग फ्रैक्शनल पे आ पाएंगे। सो फुल रिजर्व सिस्टम की अगर बात करें, अगर हम लोग फुल रिजर्व सिस्टम की बात करें तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि एक इकॉनमी है जहाँ पे कितना टोटल गोल्ड अवेलेबल है, 1 kg ही गोल्ड अवेलेबल, एग्जाम्पल के लिए। ठीक, 1 kg गोल्ड अवेलेबल है, दैट इज 1000 ग्राम गोल्ड अवेलेबल है। ठीक है, एंड 1000 ग्राम गोल्ड अवेलेबल है, तो एक देखा गया कि क्या है कि 1 ग्राम से हम लोग कितना गोल्ड कॉइन बना पा रहे थे, तो लेट्स सपोज कि 10 गोल्ड कॉइन बन पा रहा था। 1 ग्राम से 1 ग्राम गोल्ड से कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो 1000 से कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 इंटू 1 ग्राम से कितना 10, तो 1000 इंटू 10 दैट इज टोटल कितना इकोनॉमी में गोल्ड कॉइन बन सकता था, 10,000 गोल्ड कॉइन बन सकता था। बट 10,000 गोल्ड कॉइन है, दैट मीन्स कि लेट्स सपोज कि एक बार इकोनॉमी में टोटल लोग पहुंच जाते हैं, लेट्स सपोज कि हर इंडिविजुअल के पास एक गोल्ड कॉइन है, आधा करके तो गोल्ड कॉइन को तो आधा तोड़ के तो मार्केट में नहीं काम किया जा सकता है। तो लेट्स सपोज कि 10,000 पीपल है, सबके पास एक एक गोल्ड कॉइन है, तो टोटल कितना ट्रांजेक्शन हो पाएगा इससे, ओनली 10,000 ट्रांजेक्शन पॉसिबल। ठीक है, दैट इज कि अब फंजिबिलिटी इससे ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हम लोग। ठीक है, गोल्ड कॉइन को तोड़ के तो नहीं कर सकते हो, या फिर 1 ग्राम गोल्ड से मैक्सिमम 10 ही गोल्ड कॉइन बना पा रहे हो आप, तो इसके बाद आप नहीं कर पा रहे हो, इसके बाद आप नीचे तो बना नहीं पाओगे। देयरफॉर हम लोगों ने फुल रिजर्व सिस्टम दैट इज जो इंट्रोड्यूस किया, पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। तो जो किंग है, ठीक है, किंग है या फिर गवर्नमेंट कह लो, गवर्नमेंट जो है वहाँ पे उसने एक ऑर्डर निकाला कि एक ऑर्डर है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, इसको हम लोग फिएट कहते हैं, बाद में हम लोग इस चीज़ को भी समझेंगे। ओके, वो ऑर्डर निकालते हैं और वो कहते हैं कि किसी के भी पास अगर 1 गोल्ड कॉइन है ना और वो मेरे पास लेकर के आएगा, तो मैं उसको एक्सचेंज कर दूंगा 100, एक एग्जाम्पल के तौर पर 100 पेपर नोट से, 100 पेपर नोट से। अभी से हम लोग इसको PN डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 पेपर नोट्स, 1 गोल्ड कॉइन वुड बी एक्सचेंज विथ 100 पेपर नोट्स, ये चीज़ है। ओके, ठीक है, सो हमारे पास कितना गोल्ड कॉइन अवेलेबल था इस इकॉनमी में, 10,000 अवेलेबल था गोल्ड कॉइन, ऊपर वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, 10,000 गोल्ड कॉइन के बदले में के कारण तो अब 10,000 गोल्ड कॉइन है, और जो ऑर्डर निकला है गवर्नमेंट का वो कह रही है कि मैं हर एक गोल्ड कॉइन के बदले में 100 पेपर नोट्स जो है इसके एक गोल्ड कॉइन के रिजर्व पे दैट इज बैकिंग पे मैं कितना पेपर नोट्स इशू कर रहा हूँ, 100 पेपर नोट्स इशू कर रहा हूँ। दैट मीन्स व्हाट, 10,000 गोल्ड कॉइन इनटू हर एक के बेसिस पे 100 पेपर नोट्स इंट्रोड्यूस हो रहा है। दैट इज कितना पेपर नोट्स इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज 10 लाख। अब इकोनॉमी में कितना है, 10 लाख पेपर नोट्स है। ठीक है, कितना, 10 लाख पेपर नोट्स है। अब आप देखो कि पहले कितना 10,000 गोल्ड कॉइन था, लेट्स सपोज कि तो कितना ही मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो सकता था, 10,000 गोल्ड कॉइन के करस्पॉन्डिंग हो सकता था ट्रांजैक्शन। टोटल ट्रांजैक्शन कितना पॉसिबल था पहले, 10,000 गोल्ड कॉइन। अब कितना है, 10 लाख पेपर नोट्स के करस्पॉन्डिंग हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट, कि फंजिबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है, डिवीजन ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और पेपर ये जो इंट्रोड्यूस किया है किंग ने, तो ये क्या है, इसके पीछे क्या है, एक ऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रॉमिस है कि जब भी आप 100 पेपर नोट्स, मैं हर गोल्ड कॉइन के करस्पॉन्डिंग 100 पेपर नोट्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 100 पेपर नोट्स इज इक्वल टू उसकी वैल्यू 1 गोल्ड कॉइन के बराबर होगी। 1 गोल्ड कॉइन की जो वैल्यू थी वो 100 पेपर नोट्स के बराबर होगी। तो अगर इकोनॉमी में कोई मेरे पास ऑर्डर प्रॉमिस के साथ आ रहा है गवर्नमेंट का
एंड गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि कोई मेरे पास 100 पेपर नोट्स लेकर के आएगा तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा 1 गोल्ड कॉइन, ठीक है, 1 गोल्ड कॉइन। तो आप उल्टा देखोगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो आपको आ जाएगा 10,000 गोल्ड कॉइन। दिस इज व्हाट, दिस इज 100%, this is 100%, this paper note is 100% backed by gold। इसकी जितनी वैल्यू है ना वो 100% जो उसकी वैल्यू है वो गोल्ड से बैक्ड है, ठीक है, जितना गोल्ड है उसी के करस्पॉन्डिंग कुछ निकला है, ठीक है, क्यों, क्योंकि किंग का प्रॉमिस है इस चीज को लेकर के। दिस इज कॉल्ड फुल रिजर्व सिस्टम। ओके, फुल रिजर्व सिस्टम हम लोगों ने बात किया था। तो अब क्या है, अब तो क्या हम लोगों ने देखा कि सप्लाई भी बढ़ चुका है, सप्लाई बढ़ चुका है, और क्या है, फंजिबिलिटी भी ज्यादा है। फंजिबिलिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि अब 1 गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू 100 पेपर नोट्स अगर बोला जाएगा तो 1 पेपर नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100 गोल्ड कॉइन की वैल्यू के बराबर, दैट इज व्हाट, 0.01 गोल्ड कॉइन की वैल्यू। पिछली बार जो हमारे पास था क्या, 1 गोल्ड कॉइन के करस्पॉन्डिंग चीजें थी, अब क्या है 0.01 गोल्ड कॉइन की वैल्यू के बराबर जा चुके हैं, उसके 1/100 पे जा चुके हैं, ठीक है। तो फंजिबिलिटी देखो कितनी बढ़ चुकी है। अब अगर लेट्स सपोज कि किसी को, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 पेपर नोट, ठीक है। अब अगर किसी को क्या खरीदना है, तो लेट्स सपोज कि किसी को चॉकलेट खरीदना है, ₹1 का चॉकलेट खरीदना है, ठीक है, 1 का चॉकलेट खरीदना है किसी को, ₹1 या जो भी करेंसी है 1 का चॉकलेट खरीदना है, तो वो कितना लेकर के जाएगा। तो पहले तो पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार वाले एग्जाम्पल में देखा था कि 1 गोल्ड कॉइन की जो लेट्स सपोज वैल्यू आ रही थी ना वो 10 रुपीज़ की आ रही थी। इस बार क्या आ जाएगा, और हम लोगों ने अगर इसको कर दिया तो इसके फेस वैल्यू पे क्या आ जाएगा, 0.01 इंटू 1 गोल्ड कॉइन का क्या था 10 था, दैट इज 0.1 के आसपास में आ चुका है। दैट इज अगर कोई 10 पेपर नोट लेकर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.1 दैट इज 1 रुपीज़ की वैल्यू पे आ जाएगा एंड 1 रुपीज़ का चॉकलेट मिल जाएगा। या फिर कोई 50 पेपर नोट लेकर के जाएगा तो जो पिछला एग्जाम्पल था हम लोगों का चॉकलेट का जो कि 5 रुपये का मिल रहा था, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 रुपीज़, दिस इज 5 रुपीज़, तो 5 रुपये का चॉकलेट मिल जाएगा। पिछली बार क्या ये पॉसिबल था, नहीं था, क्यों, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी वो 10 रुपये की आ रही थी। दैट मीन्स व्हाट, हम लोगों ने फंजिबिलिटी के कुछ इशू को सॉल्व कर लिया है, फंजिबिलिटी के कुछ इशू को सॉल्व कर लिया है। ओके, ये था फंजिबिलिटी का इशू। एंड सप्लाई हम लोगों का बढ़ चुका है, 10 लाख पेपर नोट से अब तो सप्लाई भी बढ़ चुका, फंजिबिलिटी भी बढ़ चुकी है। ओके ओके, ठीक है, यस, ओके। तो ये चीज़ है। तो इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम था, इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है ना, तो अब इकोनॉमी में हम लोगों का प्रॉब्लम क्या आ रहा था गोल्ड को लेकर के, क्या आ रहा था, फंजिबिलिटी का इशू आ रहा था, एडिक्वेट सप्लाई का इशू आ रहा था। क्या फंजिबिलिटी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, हाँ कर लिया। क्या एडिक्वेट सप्लाई सॉल्व हो चुका है, यस हुआ है, बट नॉट फुल्ली। क्यों नॉट फुल्ली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है ना, अभी चल रहा है फुल रिजर्व सिस्टम। क्या चल रहा है, फुल रिजर्व सिस्टम। वो कहता है कि 1 kg गोल्ड के करस्पॉन्डिंग मेरे पास टोटल 1 kg गोल्ड था, ठीक है, 1 kg गोल्ड था, तो 1 kg गोल्ड के बदले में मेरे पास टोटल मेरी इकोनॉमी में 10 लाख पेपर नोट्स हैं, तो टोटल ट्रांजेक्शन इतना ही हो सकता है, 10 लाख पेपर नोट्स के करस्पॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है। अगर आपको एक 10 लाख पेपर नोट्स के बराबर ट्रांजेक्शन हो चुका है, बट लेट्स सपोज कि इकोनॉमी की डिमांड अब 11 लाख पेपर नोट्स के, 11 लाख पेपर नोट्स की अब डिमांड है। क्या ये एक्स्ट्रा 1 लाख, क्या ये एक्स्ट्रा 1 लाख के करस्पॉन्डिंग, क्या ये एक्स्ट्रा 1 लाख के करस्पॉन्डिंग हो सकता है क्या इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन, नहीं हो सकता है। क्यों, यहाँ पे जाके रोकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किंग ने जो गवर्नमेंट थी उसने प्रॉमिस किया था कि आप जब भी 100 पेपर नोट्स लेकर के आओगे तो मैं उसके बदले में आपको 1 गोल्ड कॉइन दूंगा, ठीक है। एंड अगर सारे के सारे लोग 10 लाख पेपर नोट्स लेकर के आ जाते हैं, दैट मीन्स 10,000 गोल्ड कॉइन अपने पास रखना पड़ेगा रिजर्व में गवर्नमेंट को, ताकि सारे लोग आ जाते हैं तो जो है सारे के सारे को गोल्ड कॉइन, जो सब के सब लोग को गोल्ड कॉइन जो है वो रिटर्न किया जा सके। ओके, ये किया जा सके। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है जो भी करेंसी इशू सिस्टम या जो गवर्नमेंट है, ये जो करेंसी का सिस्टम है ना, ये किस पे काम करता है, ये ट्रस्ट पे काम करता है। ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पूरी की पूरी इकोनॉमी ना ट्रस्ट पे बस काम करती है कि आपको बिलीव है कि जब भी 100 पेपर नोट्स आप ले करके जाओगे ना तो आपको 1 गोल्ड कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है ट्रस्ट है,
ये अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो लोग रिजर्व की तरफ भागेंगे जल्दी से जल्दी अपनी करेंसी को वापस लेने के लिए। दैट इज कॉल्ड बैंक रन। इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। बैंक रन, बैंक रन वो सिचुएशन होता है कि जब लगता है कि इकोनॉमी ना फॉल्टर करने वाली है, कि जो सेंट्रल बैंक है या फिर गवर्नमेंट है ना, ये क्या है, ये जो है, जो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट है, ये अपने प्रॉमिस को ऑनर नहीं करेगी। तो लोगों को लगता है कि उनका पैसा डूबने वाला है। लेट्स सपोज कि 11 लाख पेपर नोट्स इशू होता, एग्जाम्पल के लिए 11 लाख पेपर नोट इशू था, एंड पीपल गेट टू नो कि कितने तक ही पैसा वापस मिलेगा, 10 लाख पेपर नोट्स। क्यों 10 लाख पेपर नोट्स तक ही गोल्ड कॉइन वापस मिलेगा? क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग टोटल गोल्ड कॉइन अवेलेबल था। तो एंड नोट्स कितना इशू हो चुका है? 1 लाख पेपर नोट्स इशू हो चुका है। सो एवरीवन वुड रश कि पहले मैं जाऊं ताकि मेरे को इसी 10,000 में से मिल जाए। एवरीवन वुड रश टुवर्ड्स रिजर्व। कहाँ भागेंगे? रिजर्व की तरफ भागेंगे, ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम होगा। ठीक है, 10 लाख के बाद, 10 लाख पेपर नोट्स के बाद जो भी लोग आएगा एक्स्ट्रा पेपर नोट लेकर के, उसको प्रॉमिस ऑनर ही नहीं होगा। अगर ये सिचुएशन होगा ना, तो इस सिचुएशन को हम लोग इकोनॉमी में बैंक रन की सिचुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक रन। ठीक है, यूपीएससी पीवाईक्यू, आई गेस यूपीएससी ने इसको पूछ रखा है। ओके, तो ये चीज़ है। प्रॉब्लम क्या आ गया? हम लोगों ने कुछ हद तक तो सॉल्व कर लिया कि ठीक है, 10 लाख पेपर नोट्स के कारण एडिक्वेट सप्लाई का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ एंड फंजिबिलिटी का भी इशू सॉल्व हुआ। बट चैलेंज क्या है? फुल रिजर्व सिस्टम के साथ चैलेंजेस विद फुल रिजर्व सिस्टम। फुल रिजर्व सिस्टम के साथ चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इकोनॉमी अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड क्यों रेस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि ट्रांजैक्शन अप टू 10 लाख पेपर नोट्स ही हो पा रहा है। दैट मीन्स व्हाट? कि जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी हो सकता है, पोटेंशियल जीडीपी, इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है कि पोटेंशियल जीडीपी जो है, कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है कि कितना पोटेंशियल है इकोनॉमी का अपनी जीडीपी को करने में, अपनी जीडीपी को एक्वायर करने में, तब जब उनका जो है कैपिटल एंड लेबर जो है फुल्ली एम्प्लॉयड हो अच्छे से। ओके, तो पोटेंशियल जीडीपी जो है ना, वो रीच नहीं कर रहा है। दैट इज जो हमारा पोटेंशियल है। और जो एक्चुअल जीडीपी है, एक्चुअल जीडीपी जो है, कि हो सकता था कि इकोनॉमी एक्चुअल जीडीपी से, जो अभी की इकोनॉमी है उससे बड़ी होती, बट वो नहीं हो पा रहा है। ओके, ये शॉर्टफॉल का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो ठीक है, हम लोग एक बार इसको अब देख लेते हैं अपने नोट्स से। ठीक है, ओके, सिस्टम ऑफ नोट्स इशू हम लोग पढ़ रहे थे। फिक्स्ड और फुल फिड्यूशरी सिस्टम कहते हैं। फिड्यूशरी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट को हम लोग, ये जो फिड्यूशरी सिस्टम होता है। ओके, अर्लीस्ट स्ट्रक्चर्ड सिस्टम पॉपुलराइज्ड बाय बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्ट ऑफ 1844। क्योंकि 1844 वी वर ऑल्सो कॉलोनाइज्ड, तो हम लोगों ने भी ये सिस्टम को यूज़ किया, यूज्ड इन द कॉलोनियल पीरियड। हाउ इट वर्क्स? द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक इज अलाउड टू इशू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी बैक्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो बाद में हम लोग देखेंगे। इनिशियली गोल्ड से किया जाता था। ठीक है, एनी नोट इशूड बियॉन्ड दिस फिक्स्ड लिमिट मस्ट बी बैक्ड 100% बाय गोल्ड और सिल्वर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि 10 लाख ही पेपर नोट्स थे। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो है 10,000 गोल्ड कॉइन, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 kg गोल्ड था, और हमारे पास टोटल 1 kg गोल्ड अवेलेबल था। देयरफॉर 10,000 गोल्ड कॉइन, देयरफॉर ये था। अगर आपको 10 के बाद 20 लाख पेपर नोट्स इशू करने का मन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्वायर करना पड़ेगा गोल्ड को। आपको कितना एक्वायर करना पड़ेगा? 1 kg और गोल्ड एक्वायर करना पड़ेगा, ताकि आप एक्स्ट्रा 1 kg गोल्ड एक्स्ट्रा, ताकि आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा जो है इससे 10 लाख और पेपर नोट्स, एक्स्ट्रा 10 लाख पेपर नोट्स आप इशू कर सको। ठीक है, ये फुल रिजर्व सिस्टम में चलता है। क्यों? क्योंकि फुल रिजर्व सिस्टम इज फुल्ली बैक्ड, 100% बैक्ड। तो आपको एक्स्ट्रा जितना भी लाना है उसके लिए आपको परचेज करना पड़ जाएगा गोल्ड और गोल्ड सिल्वर, जिस चीज से भी बैक्ड है। ओके, सो दिस वाज द इंडिया में क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1861। 1844 में इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लाया। 1861 में का जो हमारा पेपर करेंसी एक्ट था, उसमें इंडिया में लाया गया। इट वॉज हाईली इनइलास्टिक, बिल्कुल, क्योंकि 10 लाख पेपर तक ही इशू हो पा रहा है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। ओके, इफ द इकोनॉमी ग्रू एंड नीडेड मोर, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, अगर इकोनॉमी ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट कुड नॉट प्रोवाइड इट अनलेस इट फिजिकली एक्वायर। एक्स्ट्रा गोल्ड और सिल्वर जब तक आप एक्वायर नहीं करोगे तब तक ही है। प्रोज कॉन्स क्या? इट प्रोवाइडेड एक्सट्रीम पब्लिक कॉन्फिडेंस, की मतलब
अगर आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी में एक एक नोट इज बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर और किसी गवर्नमेंट के सिक्योरिटी से या किसी चीज़ से, सो यू वुड हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन योर इकोनॉमी कि कुछ भी हो जाए मेरी गवर्नमेंट फॉल्टर नहीं करेगी, ठीक है, ये चीज़ है, तो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है। हाउएवर प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज नोट्स आर एज गुड एज गोल्ड, क्योंकि 100% बैक्ड बाय गोल्ड। आप समझ रहे हो, मतलब कि आपका जो नोट है ना कंप्लीटली गोल्ड से बैक्ड है, ओके, तो नोट इज इक्वल टू गोल्ड टाइप का हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, इट इज टू रिजिड फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्रोइंग इकोनॉमी को 10 लाख पेपर नोट से नहीं हो पा रहा था, इसको लेट्स सपोज 50 लाख पेपर नोट्स की जरूरत है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको 5 kg एक्स्ट्रा गोल्ड जो है एक्वायर करना पड़ेगा। अब जब तक 50 लाख पेपर नोट की जरूरत है तब तक ठीक है, तब तक चलो 5 kg गोल्ड ले आए। जिस दिन 5,000 छोड़ो 50,000 लाख पेपर नोट्स की जरूरत होगी, आप कितना गोल्ड एक्वायर करोगे? गोल्ड लिमिटेड है, ओके, तो एक पॉइंट के बियॉन्ड आप गोल्ड को एक्वायर नहीं कर सकते हो। एक पॉइंट के बियॉन्ड आप कितना एक्वायर करोगे, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। तो ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए वो चैलेंज है जिसको हम लोग समझ रहे थे। देयरफॉर द सेकंड सिस्टम, द प्रोपोर्शनल और द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम कम्स इनटू प्ले। ये आता है आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट के बाद 1935। तो जब आरबीआई आती है ना, तो इट मूव्ड अवे फ्रॉम द रिजिड फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम, दैट इज फुल रिजर्व सिस्टम से जाता है और मॉडर्न अप्रोच की तरफ जाता है। हाउ इट वर्क्स इसको अभी हम लोग समझेंगे, ओके। इंडियन कॉन्टेक्स्ट बस देख लेते हैं कि अंडर द ओरिजिनल आरबीआई एक्ट, दैट इज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 की बात की जा रही है, आरबीआई को एटलीस्ट 40% मेंटेन करना होता था। ये चीज अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, ओके। 60% वाज बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज समझते हैं हम लोग, ठीक है। सो द सेकंड सिस्टम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इज द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। हम लोगों ने फुल रिजर्व सिस्टम का चैलेंज देख लिया कि एडिक्वेट सप्लाई, अभी भी फुल्ली जो चैलेंज था गोल्ड सिस्टम का, गोल्ड मेटेलिक सिस्टम में जब हम लोग गोल्ड सिस्टम यूज़ कर रहे थे तो प्रॉब्लम एडिक्वेट सप्लाई का था, ठीक है। इसको फुल रिजर्व सिस्टम के थ्रू जो हम लोग पेपर नोट्स इशू किए तो एडिक्वेट सप्लाई का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। 10 लाख पेपर नोट्स, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 लाख पेपर नोट्स इशू करके हो चुका था। चैलेंज क्या, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 10 लाख पेपर नोट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब जो है ना, इसीलिए आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम आता है, ठीक है। व्हाट डज दिस फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम सेज, कि एक दिमाग लगाया गया है एंड उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम क्या है ना, कि गवर्नमेंट ने बोला कि मेरा प्रॉमिस क्या था, मेरा प्रॉमिस ये था कि 1 गोल्ड कॉइन के करस्पॉन्डिंग 100 पेपर नोट्स होगा। जब भी कोई 1 गोल्ड कॉइन लेके आएगा तो मैं उसको 100 पेपर नोट्स दे दूंगा, एंड वाइस वर्सा, जब भी कोई 100 पेपर नोट्स मेरे पास लेकर के आएगा तो मैं उसको 1 गोल्ड कॉइन दे दूंगा। इसके कारण क्या था, इकोनॉमी में ट्रस्ट था, एंड ट्रस्ट के बेसिस पे ही पूरी की पूरी करेंसी सिस्टम या इकोनॉमी चलती है। आप देख लो वेनेजुएला का एग्जाम्पल, ट्रस्ट खत्म हो चुका है, इकोनॉमी में खत्म हो चुका है। लोग ट्रक के ट्रक पैसे को बर्न कर दे रहे हैं, ट्रक भर के पैसे ले रहे हैं, उसको बर्न कर दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस इन द मनी। कॉन्फिडेंस मनी में नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बैकिंग जो है, गवर्नमेंट की जो बैकिंग है ना, वो फॉल्स टाइप की बैकिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद फॉल्टर कर रही है, ठीक है, ये चीज़ है। तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम को करने के लिए एक चीज़ देखा गया कि लेट्स सपोज कि किसी इकोनॉमी में ना कितने लोग आ रहे हैं ये पैसा लेने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट कैसे बनेगा, ट्रस्ट ये बनेगा कि जब पर्सन 1 गया रिजर्व के पास, पर्सन 1 रिजर्व के पास जाता है और उसको कहता है कि ये लो मेरे 100 पेपर नोट, तो मुझे 1 गोल्ड कॉइन दो, एंड एक पर्सन है यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या ये जब गया तो रिजर्व ने उसे 1 गोल्ड कॉइन दिया, ठीक है। इसने एक पर्सन 2 को देखा, इस तरीके से पर्सन nth तक देखा, ठीक है, पर्सन nth तक देखा, एंड एवरी टाइम दिस पर्सन ऑब्जर्व कि जब भी कोई 100 पेपर नोट्स लेके जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको रिटर्न कर देगी, रिजर्व जो है वो रिटर्न कर दे रहा है 1 गोल्ड कॉइन। इससे क्या हो रहा था, ट्रस्ट बन रहा था सिस्टम में, ओके। बट एक चीज और ऑब्जर्व किया गया कि डेली बेसिस पे जो मेरे पास 10,000 गोल्ड कॉइन है, जिसके बदले में मेरे पास 10 लाख पेपर नोट्स था, ठीक है, 10 लाख पेपर नोट्स था। तो इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है, गवर्नमेंट ऑब्जर्व किया, रादर जो रिजर्व चला रहे हैं ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डेली के डेली
जो है आपको 10 लाख पेपर नोट्स लेकर के लोग नहीं आ जा रहे हैं और पूरी की पूरी रिजर्व डेली खाली नहीं हो जा रही, ठीक है, या फिर मंथ बेसिस पे खाली नहीं हो जा रही है। तो लेट्स सपोज कि रिजर्व जो चला रहे हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रांजैक्शन है ना, जितना गोल्ड कॉइन पड़ा हुआ है एंड जो लोग वापस आ रहे हैं अपने पैसे को लेने के लिए, उसमें 33% ही लोग आ रहे हैं। बाद बाकी लोगों के पास ट्रस्ट है, वो अपने पास पैसा रखे हुए। जरूरत कितनों को पड़ रहा है गोल्ड कॉइन कन्वर्ट कराने का? लेट्स सपोज 33% लोगों को ही पड़ रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि 10,000 गोल्ड कॉइन है हमारे पास, ठीक है, 10,000 गोल्ड कॉइन है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ चुका था? इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने 10 लाख पेपर नोट इशू कर रखा था। कितने लोग ही वापस आ रहे हैं? 33% लोग ही वापस आ रहे हैं किसी ट्रांजैक्शन में गोल्ड कॉइन को लेने के लिए। दैट मीन्स रिजर्व ने एक चीज़ दिमाग लगाया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर इस 10 लाख को, लेट्स सपोज 10 लाख को 30 लाख पेपर, सेम चीज़ है, गोल्ड इतना ही है क्योंकि गोल्ड एक्स्ट्रा एक्वायर कितना करेंगे, ठीक है, तो 30 लाख पेपर नोट्स जो है इशू कर दो, ठीक है, 30 लाख पेपर नोट्स इशू कर दो। क्यों, किस कॉन्फिडेंस में किया गया? क्योंकि 30 लाख में ऑब्जर्व्ड ये है कि 33% लोग ही, एक कोई भी नंबर है, मैं 33% यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 33% लोग ही आ रहे हैं गोल्ड कॉइन में उसको कन्वर्ट कराने के लिए और ट्रस्ट फिर मेंटेन रहेगा। तो अगर इसका 33% दैट इज 1/3, दैट मीन्स व्हाट, कितने लोग आ रहे हैं, मैक्सिमम कितने लोग आ रहे हैं? 10 लाख पेपर नोट्स लेके लोग आ रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, 10 लाख पेपर नोट्स वाज इक्विवेलेंट टू 10,000 गोल्ड कॉइन, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि हम लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। दैट मीन्स इस 10,000 गोल्ड कॉइन के करस्पॉन्डिंग 10 लाख पेपर नोट्स तो 100% बैकिंग वाला सिस्टम था, 100% फुल रिजर्व सिस्टम था। बट एक्चुअल में ऑब्जर्व किया कि 33% लोग ही आ रहे हैं वापस लेने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि 33% मतलब 1/3, तो 3 गुना किया जा सकता है। तो 30 लाख आप इशू कर दो एंड जिस तरीके का ऑब्जर्व सिस्टम है, अगर 33% लोग वापस भी आ जाते हैं गोल्ड कॉइन लेने के लिए, कन्वर्ट कराने के लिए, तो भी कितने की जरूरत पड़ेगी? 10 लाख पेपर नोट्स लेके लोग आएंगे, इसका 1/3, 30 का 1/3, ठीक है, इतने ही लोग आ रहे हैं, 33% इज 1/3, 10 लाख पेपर नोट्स ही लोग लेकर के आ रहे हैं एंड 10 लाख पेपर नोट्स के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 10,000 गोल्ड कॉइन ऑलरेडी अवेलेबल था, तो मैं ये रिटर्न कर दूंगा। दैट मीन्स व्हाट कि ट्रस्ट भी बना रहेगा। क्या होगा? ट्रस्ट बना रहेगा सिस्टम में एंड एक्स्ट्रा करेंसी भी इशू हो गई। तो आप देखो, एक्स्ट्रा करेंसी भी इशू हो गई, ट्रस्ट भी बना हुआ है, दोनों चीज चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि किसी दिन गवर्नमेंट का भंडाफोड़ हो जाएगा। ये जो रिजर्व है ना, ये रिजर्व 10,000 गोल्ड कॉइन के करस्पॉन्डिंग जो है 30 लाख पेपर नोट्स इशू कर चुका है, जबकि 1 गोल्ड कॉइन वाज इक्वल टू 100 पेपर नोट्स ओनली। ये तो गवर्नमेंट का प्रॉमिस था। दैट मीन्स व्हाट कि किसी दिन ये पता चल जाएगा कि 20 लाख एक्स्ट्रा, दैट इज 10 लाख के तो करस्पॉन्डिंग था हमारे पास, 10 लाख के करस्पॉन्डिंग, तो 20 लाख एक्स्ट्रा पेपर नोट्स इशू है इकोनॉमी में, जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास गोल्ड नहीं है इकोनॉमी में। ये बात अगर सिस्टम में पता चल जाए, जनता को पता चल जाए, ठीक है, पीपल को पता चल जाए, तो क्या होगा सिचुएशन? फिर से बैंक रन का सिचुएशन हो जाएगा। लोग भागेंगे कि इकोनॉमी जो है फॉल्टर कर सकती है, मेरा पैसा डूब सकता है, फिर से बैंक रन का सिचुएशन हो जाएगा, सेम चीज, ठीक है। सो क्या होगा फिर? ओके, यस, बैंक रन हो जाएगा। देयरफॉर ऐसे सिस्टम को तो नहीं चला सकते। देयरफॉर क्या किया जाएगा कि ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या कोई भी रिजर्व, ठीक है, किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक इसी कारण होता है, बस इस कारण होता है। तो कोई भी सेंट्रल बैंक होगा ना, कोई भी सेंट्रल बैंक जो होगा, सेंट्रल बैंक की बहुत सारा फंक्शन, बट जो मेजर फंक्शन है ना वो यही है, नोट्स को मेंटेन करना, ट्रस्ट इन द सिस्टम को मेंटेन करना। अब किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, आप जब बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें एक तरफ होता है एसेट, एक तरफ होता है लायबिलिटी। जनरल जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है कि एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी मैच करनी चाहिए, ठीक है। एसेट क्या है इनके पास? गोल्ड है, गोल्ड है, 10,000 गोल्ड कॉइन जो था वो एसेट था, दैट इज 1 kg गोल्ड जो है वो एसेट था, ठीक है। लायबिलिटी क्या थी? इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने पेपर नोट्स इश्यू कर रखा था 10 लाख, ठीक है। 10 लाख पेपर नोट्स की वैल्यू जो है 10,000 गोल्ड कॉइन के बराबर थी, देयरफॉर एसेट एंड लायबिलिटीज वर मैचिंग। अब क्या किया गया? पेपर नोट एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कितना? 20 लाख एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया गया। किस बेसिस पे 20 लाख ही किया गया?
क्योंकि देखा गया कि 20 + 10 30 लाख, उसका 1/3 ही लोग लेने आते हैं, उसका 1/3 के करस्पॉन्डिंग गोल्ड हमारे पास था। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर इंसान को, सिटीजन को पता चल गया, पर्सन को पता चल गया, तो इकोनॉमी बैंक रन में जाएगी। देयरफॉर यहाँ पे एक और एसेट और लाइबिलिटी को मिस मैच करने के लिए, दैट इज 30 लाख पेपर नोट्स के करस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा एसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक जो है आपको क्या है, गवर्नमेंट एसेट, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एसेट कुछ रखा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट एसेट रखा जाता है। गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट फिर सेंट्रल बैंक को प्रॉमिस करती है, गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को प्रॉमिस कर रखा है कि जब भी पीपल विल कम टू यू अपने पेपर नोट्स लेकर के, और आपके पास तो गोल्ड उतना है नहीं, तो आप मेरे पास आना, पेपर नोट्स लेकर के लोग आएंगे। तो सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के बीच में चल रहा है कि जब भी गवर्नमेंट कह रही है कि सेंट्रल बैंक को कि जब भी आपके पास लोग पेपर नोट्स लेकर के आएंगे ना, तो आप मुझे बताना, मैं उसके बदले में आपको ये इशू कर दूंगा। जस्ट अ सेकेंड। तो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि ये जो एक्स्ट्रा 20 लाख है ना पेपर नोट्स, वो जब भी लोग लेने आएंगे तो आप मुझे बोलना, मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो है एसेट रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट एसेट से बैक्ड होता है। अब आप देखो फ़ायदा क्या हुआ है, फ़ायदा ये हुआ है कि एक्स्ट्रा पेपर नोट्स भी इशू हो गए, ट्रस्ट भी सिस्टम में मेंटेन है। ट्रस्ट क्यों मेंटेन है? क्योंकि बैक्ड बाय गवर्नमेंट प्रॉमिस, गवर्नमेंट एसेट, ठीक है। गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को प्रॉमिस दे रखा है, तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को प्रॉमिस कर रखा है, सेंट्रल बैंक जो है फिर मुझे और आपको प्रॉमिस कर रखी है, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉमिस का सिस्टम चल रहा है ताकि ट्रस्ट बना रखे। तो एक्स्ट्रा पेपर नोट्स है, दैट इज एडिक्वेट सप्लाई का जो प्रॉब्लम था वो भी कुछ हद तक और सॉल्व हो चुका है। तो ये दोनों चीज़ जो है इस तरीके से सॉल्व की गई, ठीक है। ओके, ये सॉल्व इस तरीके से किया गया, ओके। सो अब हम लोग कहाँ है, फुल रिजर्व सिस्टम से फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में आ गए। फुल रिजर्व सिस्टम से फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, 100% बैकिंग था गोल्ड का, 100% गोल्ड का बैकिंग था। यहाँ पे कितना गोल्ड का बैकिंग है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में? एक फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नोट्स इशूड। तो टोटल नोट्स कितना इस बार इशू किया गया था? 10 लाख पेपर नोट्स इशू किया गया था, उसका एक फ्रैक्शन दैट इज 33%, हम लोगों के एग्जाम्पल में 33% का ही गोल्ड का बैकिंग था। बाकी 66% के लिए क्या था? बाकी 66% के लिए गवर्नमेंट का प्रॉमिस था, ठीक है। कैसे? गवर्नमेंट एसेट के थ्रू जो है एसेट एंड लाइबिलिटी को मैच करती है। गवर्नमेंट का एसेट क्या होता है? बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट का बॉन्ड एंड ऑल, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। ये है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। इंडिया में फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम का एक्चुअल, हम ये तो हमारे केस में हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया कि कितना है हमारे पास, तो हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया 33% का। बट सिस्टम चला कैसे था ये चीज़ देख लेते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 1935 से पहले हम लोगों ने बात किया कि 1935 से पहले क्या था? फुल रिजर्व सिस्टम काम कर रहा था। कहाँ से कहाँ तक? तो अगर हम लोग बात करेंगे दैट इज हम लोगों ने 1861 से 1935 तक आप समझो, तो हम लोग किस पे काम कर रहे थे? तो फुल पे काम कर रहे थे, ठीक है। 1935 से आप 1956 देखोगे तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम पर। किस पे काम कर रहे हैं? फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पे काम कर रहे थे, यहाँ फुल पे काम कर रहे थे, ठीक है। 1956-57 के बाद हम लोग क्या करें? हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे काम करेंगे, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या फ्रैक्शन रखा गया था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट 1935 to 56, यस, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो 1935 में आरबीआई बनती है। हम लोग कितने फ्रैक्शन पे काम कर रहे थे? 40% के फ्रैक्शन पे काम कर रहे थे। तो 40% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स इशूड इन गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है। गोल्ड बिंग एटलीस्ट 40 करोड़। बाद बाकी कहाँ से आ रहा था? जो हम लोगों ने बैकिंग की बात की थी। बाद बाकी 33% में हम लोगों ने क्या बात किया था? 66% का जो है गवर्नमेंट बैक्ड था, ठीक है। 33% वॉज बैक्ड बाय गोल्ड एंड 66% वॉज बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बैक था, ये हमारे एग्जाम्पल में था। बट एक्चुअल में क्या था इंडिया में? एक्चुअल में 40% का था, दैट इज 40% वॉज बैक्ड बाय गोल्ड एंड द रेस्ट 60% वॉज बैक्ड बाय व्हाट? द सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज। तो 40-60 का चल रहा था। सिंस
आपको जो है फैक्चुअल सवाल पूछ सकता है, नॉट जस्ट इन यूपीएससी, आपको स्टेट सर्विसेज में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, देयरफॉर एंड 60% वाज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, पढ़ेंगे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो। ओके ओके, फायदा क्या है, मोर इलास्टिक देन व्हाट, फिक्स सिस्टम। फिक्स सिस्टम में तो एक भी नोट एक्स्ट्रा इशू नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे हम लोग कर पा रहे हैं एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं हम लोग के, जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा कन्वर्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में लेट्स सपोज के अब हम लोग देखते हैं कि लेट्स सपोज कि इस सिस्टम को ना 50 लाख पेपर नोट्स इश्यू करना था, लेट्स सपोज, ठीक है 50 लाख, इसका 40% मस्ट बी मेंटेन इन गोल्ड एंड 60% मस्ट बी मेंटेन इन सिक्योरिटीज एंड 40% इन गोल्ड। तो गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन को देखते हुए समझा कि मुझे 50 लाख पेपर नोट्स को इशू करना है, तो 50 का 40% आपको करना पड़ेगा। तो 50 लाख इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 कुछ निकलेगा, ठीक है, ये कट गया। दैट इज जो आपको, आप कितना कर सकते हो, तो 20 लाख के करस्पॉन्डिंग जो आपको जो है वो गोल्ड वाले में चलेगा, एंड बाद बाकी जो है आप दैट इज कितना बच गया, तो 30 लाख जो है, 30 लाख पेपर नोट्स जो आप किसके बेसिस पे कर सकते हो, सिक्योरिटीज के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 20 लाख करना था तो आपके पास पता था कि 10 लाख पेपर नोट्स के करस्पॉन्डिंग तो गोल्ड था, बट सिंस आप 50 लाख पेपर नोट्स पे जा रहे हो, दैट इज 50 लाख पेपर नोट्स को आपको इशू करना है, उसका 40% आपको गोल्ड में मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज 20 लाख पेपर नोट्स के करस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा, गोल्ड रखना पड़ेगा। 10 लाख पेपर नोट्स के करस्पॉन्डिंग गोल्ड हमारे पास पहले से था, दैट इज 10 लाख पेपर नोट्स के करस्पॉन्डिंग गोल्ड और आपको परचेज करना पड़ेगा। तो 1 kg गोल्ड गवर्नमेंट को परचेज करना पड़ता, ठीक है, 1 kg गोल्ड गवर्नमेंट को और परचेज करना पड़ता। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 1 kg गोल्ड इज इक्विवेलेंट टू 10 लाख पेपर नोट्स, ठीक है। तो ये सिस्टम आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है, अभी भी प्रॉब्लम क्या है सिस्टम में, कि प्रॉब्लम है कि कल को अगर 100 लाख पेपर नोट्स गवर्नमेंट को इशू करना है, तो इसका 40% दैट इज 40 लाख पेपर नोट्स की करस्पॉन्डिंग गोल्ड होना चाहिए, एंड 60 लाख पेपर नोट्स के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, आपको सिक्योरिटीज होना चाहिए। ये तो ठीक है, ये गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में, ये गवर्नमेंट पब्लिश करेगी और दे देगी, ठीक है। 40 लाख पेपर नोट के करस्पॉन्डिंग आपको गोल्ड होना चाहिए, बट एक्चुअल में आपके पास गोल्ड कितना था, एक्चुअल में आपके पास तो 10,000 दैट इज 10 लाख पेपर नोट्स के ही करस्पॉन्डिंग, हमारा जो इनिशियल एग्जांपल था उसको याद कर रहा है, ठीक है, 10 लाख पेपर नोट्स के ही करस्पॉन्डिंग गोल्ड था, 1 kg गोल्ड। बट अब क्या, 30 लाख और, दैट मीन्स 30 लाख मतलब इसका 3 गुना, दैट इज इसका 3 गुना, दैट इज 3 kg गोल्ड परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब ये बढ़ेगा तब तक ये बढ़ता जाएगा, जब एक्स्ट्रा पेपर नोट्स आप इशू करना चाहोगे तब तक आपको उसके 40% के करस्पॉन्डिंग जो भी है, जितना आपके पास है, एंड एक्सेस जो बच गया, जो भी एक्सेस है, ये एक्सेस है, इसके एक्सेस के करस्पॉन्डिंग आपको गोल्ड परचेज करना पड़ता रहेगा। अब इकॉनमी तो ग्रो करती रहेगी, हमारी तो और डेवलपिंग इकॉनमी है, ठीक है। तो अगर इकॉनमी ग्रो करती रहेगी, इकॉनमी क्या है, ग्रो करती रहेगी, इकॉनमी ग्रो करती रहेगी तो आपको पेपर नोट्स की जरूरत पड़ती रहेगी, पेपर नोट्स की जरूरत पड़ती रहेगी तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम कह रहा है, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम कह रहा है, या फिर जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कह रहे हैं, ये कह रहा है कि आपको 40% जो है गोल्ड में रखना पड़ेगा, 40% जो आपको गोल्ड में रखना पड़ेगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा पेपर नोट्स आएगा, जितना एक्स्ट्रा पेपर नोट्स है उसके 40% के कॉरस्पॉन्डिंग हर बार गोल्ड को परचेज करना पड़ेगा। अब आपको गोल्ड परचेज करते रहना पड़ेगा, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल थिंग, वो फिर से सस्टेनेबल नहीं है। देयरफॉर अब हम लोग एक सिस्टम पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो कि अभी फॉलो हो रहा है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं हम लोग इसको, जो अभी फॉलो हो रहा है, ओके। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक बार हम लोग उसमें देख लेते हैं कि नोट्स में और क्या है, ठीक है, ओके। सो क्लोज क्या, इलास्टिक है मोर, यस बिल्कुल। इफ द मनी सप्लाई नीडेड टू इंक्रीज, द रिजर्व्स ओनली हैड टू इंक्रीज बाय 40% ऑफ द वैल्यू। पहले क्या था, 100% वैल्यू से इंक्रीज करना पड़ रहा था, गोल्ड को बैक करना पड़ा था, अब कितना 40% से करना पड़ा। However, it is still tied to the hands of the RBI. It could not print money during an emergency unless it had the gold to match the 40% ratio. एग्जैक्ट चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्स्ट्रा आपको जितना भी पेपर नोट्स इशू करना है, उस एक्स्ट्रा के करस्पॉन्डिंग 40% जो भी आ रहा है ना, उसके करस्पॉन्डिंग आपको गोल्ड परचेस करना पड़ रहा है, एंड यू हैव टू डू इट एवरी टाइम। अब इकॉनमी हर बार इंक्रीज होती रहेगी तो आपको हर बार 40% के करस्पॉन्डिंग जो है गोल्ड खरीदना पड़ेगा, विच इज नॉट अ गुड सिस्टम फॉर अ economy which is developing in nature,
जो ग्रो कर रही है। देयरफॉर वी मूव्ड ऑन टू दिस करंट सिस्टम ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ओके, कब लॉन्च हुआ ये देखते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम हम लोगों ने बात किया कहाँ से कहाँ तक फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम फॉलो हुआ है, 56 तक। फुल कहाँ से, 1861 से 1935 तक चला, एंड 1956 एंड अब जो भी चलता है वो करंट रिजर्व सिस्टम चलता है 1957 से आगे। एज इंडिया लॉन्च इज सेकेंड 5 ईयर प्लान। कब था सेकेंड 5 ईयर प्लान, 1951 से 56 था फर्स्ट, 56 से 61, 56 to 61 दी सेकेंड 5 ईयर प्लान। फोकस्ड ऑन हैप्पी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हैप्पी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया। अब हैप्पी इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो हैप्पी मनी की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। हर कैपिटल को खरीदने के लिए आपको मनी चाहिए होगा। दैट मीन्स इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम को फॉलो करते रहे तो हर एक्स्ट्रा पैसे के लिए जो भी हम लोग को जरूरत है गोल्ड चाहिए होगा। दैट इज नॉट अ गुड सिस्टम। तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम फिर से हर्डल बन रहा है। Therefore, in 1956, the RBI Act was amended to adopt the minimum reserve system. Minimum reserve system. तो अभी आपसे कोई पूछेगा कि what is the currency issue system that India is currently following? It is the minimum reserve system. Okay, that is followed from 1956 onwards. 1957 से काम करना चालू कर चुका है। Okay, these are some of the factual detail also जो कि इकोनॉमी जो है जनरली आपको पूछेगी। Okay, इकोनॉमी जो आपको पूछेगी, ठीक है। दिस इज द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम जो आपको स्टेट सर्विसेज है ना उसमें पूछा जाता है, ठीक है, पूछता है, ठीक है। द सेंट्रल बैंक इज अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए दी वेरी इंपॉर्टेंट अब जो पढ़ने वाले हैं के, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोगों ने हर्डल देख लिया फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम का कि फॉर द एक्स्ट्रा मनी दैट इज नीडेड इन द इकोनॉमी, हर एक्स्ट्रा मनी के लिए हम लोग को 40% गोल्ड खरीदना पड़ रहा था। 40% गोल्ड का बैकिंग चाहिए था, विच इज अ हर्डल। कि कब तक आप 40% का भी मेंटेन कर पाओगे, वो भी 100% का तो नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, तभी तो 40% पे। अब ये 40% भी मेंटेनेबल नहीं है, कब तक आप गोल्ड खरीदोगे। Therefore, there is a system of minimum reserve system of currency issue। ठीक है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, लास्ट टाइम हम लोग जो सेंट्रल बैंक है उसकी एसेट को देख रहे थे, लाइबिलिटी को देख रहे थे। इसमें कुछ तो गोल्ड था, इस गोल्ड के करस्पॉन्डिंग जो है कुछ हमारे पास नोट्स था, ठीक है। बाद बाकी क्या था, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज थी, सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, एंड इसके प्रॉमिस के बेसिस पे जो भी नोट्स था वो इतना इशू किया गया था, एंड यहाँ पे एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी था, ठीक है, ये चीज़ था। गोल्ड हम लोग बियॉन्ड अ पॉइंट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, परचेस करते नहीं रह सकते हैं। देयरफॉर मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहता है कि आप गोल्ड को फिक्स कर लो, गोल्ड फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा गोल्ड खरीदना ही नहीं है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहता है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहता है कि 200 करोड़ का ना, 200 करोड़ का टोटल जो है रिजर्व रखा जाएगा। 200 करोड़ का रिजर्व, दिस इज द मिनिमम रिजर्व। 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व आप रख लो, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग जितना आपको इशू करना है करेंसी उतना इशू करो। 200 करोड़ में फिक्स किया गया कि गोल्ड कितना फिक्स रहेगा कि 115 करोड़ का गोल्ड रखेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो मेंटेन कर दिया, तो वो 115 करोड़ जो है मिनिमम गोल्ड रखेगी। 115 करोड़ के करस्पॉन्डिंग जो गोल्ड है वो रखी, एंड बाद बाकी जो सिक्योरिटीज़ है वो 85 करोड़ के आसपास का होगा, 85 करोड़ के आसपास का होगा, ठीक है। ये टोटल है, ये जो है ये चीज़ टोटल है, एंड यस, ठीक है, हाउ इज इट वर्किंग, यस, ठीक है। तो 85 करोड़ का सिक्योरिटीज होगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज 85 करोड़ की, एंड बाद बाकी क्या है हमारे पास, बाद बाकी सिक्योरिटीज 85 करोड़ का है, एंड गोल्ड जो है फिक्स्ड है 115 करोड़ का गोल्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ है 200 करोड़ का रखा जाए एसेट, ठीक है, 200 करोड़ का एसेट रखा जाए, एंड इसके बाद जो भी इशू करना है, जितना भी करेंसी इशू करना है वो किया जाए। बाद बाकी कहाँ से बैक्ड होगा, वो गवर्नमेंट के प्रॉमिस से बैक्ड होगा, गवर्नमेंट से के प्रॉमिस से बैक्ड होगा। ये है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब कोई टेंशन ही नहीं है कि एक्स्ट्रा अगर करेंसी चाहिए इकोनॉमी को, क्यों, क्योंकि हर एक चीज़ कहाँ से आ रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की एक प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट इज एडिक्वेट सप्लाई की।
एडिक्वेट सप्लाई की। तो एडिक्वेट सप्लाई कहता था कि स्कार्स तो होना चाहिए, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो नीड है इकोनॉमी की उतना तो अवेलेबल होना चाहिए, नीड के बराबर अवेलेबल होना चाहिए। नीड बढ़ता जा रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा करेंसी की जरूरत है, इसके करस्पॉन्डिंग गोल्ड कब तक खरीदेंगे? देयरफॉर हम लोग जो है प्रॉमिस के सिस्टम पे आते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहता है कि बस 200 करोड़ का रखो, 200 करोड़ में 115 करोड़ को गोल्ड रखो, 85 करोड़ को जो है क्या रखो आप, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे रखो, ठीक है, ये रखो, एंड 115 करोड़ का गोल्ड रखो। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी है ना पेपर नोट्स आप इशू करते रहो, आप इशू करते रहो करेंसी इसके करस्पॉन्डिंग, बाद बाकी क्या है गवर्नमेंट के प्रॉमिस पे काम करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट के प्रॉमिस पे काम करेगा। दिस इज द सिस्टम नाउ फॉलोड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यही चीज काम करती है। ओके ठीक है, सो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं नोट्स से इसको। सेकंड 5 ईयर प्लान से हम लोगों ने चीज देखा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। द सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एज अ सेफ्टी फ्लोर, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेफ्टी फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, दैट इज मिनिमम। ही आप इससे ऊपर कर सकते हो, 200 करोड़ से ऊपर कर सकते हो, बट दिस इज द मिनिमम दैट यू हैव टू मेंटेन, व्हिच हु हैज टू मेंटेन दिस, द रिजर्व हैव टू मेंटेन। कौन रिजर्व है, सेंट्रल बैंक। कौन है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सेफ्टी फ्लोर की तरह है, ठीक है। वंस दिस मिनिमम थ्रेशोल्ड इज मेट, 200 करोड़ को आपने मेट कर दिया थ्रू 115 करोड़ ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दी बैंक कैन इशू एनी अमाउंट ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड। बैंक कौन सी बैंक, सेंट्रल बैंक, वही इशू करती है सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या इज रिक्वायर्ड बाय द इकोनॉमी विदाउट नीडिंग द एडिशनल गोल्ड, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। कैसे काम करता है, 200 करोड़ गोल्ड, एटलीस्ट 115 करोड़ मस्ट बी इन गोल्ड वैल्यूड एट इंटरनेशनल प्राइसेस, 85 करोड़ इन दी फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है। स्टेटस टुडे, दिस अलाउज आरबीआई टू एक्सपैंड द मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जीडीपी की ग्रोथ को देखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल को भी देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों, क्योंकि एडिक्वेट सप्लाई वाज अबाउट स्कार्स आल्सो। स्कार्स आल्सो आप इतना ज़्यादा प्रिंट मत कर दो, ठीक है, आपको बैकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप अननेसेसरी इतना भी इंट्रोड्यूस मत कर दो कि फिर मार्केट में इन्फ्लेशन इतना आ जाए कि मनी की वैल्यू गिर जाए, लाइक वेनेजुएलन करेंसी पूरी की पूरी वैल्यू ही गिर गई, ठीक है। एक ट्रक पैसे लेकर के जा रहे हो और तब जाकर के एक बर्गर मिल रहा है, एक बर्गर मिल रहा है एक ट्रक करेंसी लेकर के जाने पे। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, रादर देन बीइंग लिमिटेड बाय हाउ मच गोल्ड इट होल्ड्स, ठीक। ओके, दिस इज व्हाट वी वर रीडिंग। समरी नोट्स, आरबीआई यूसेज प्री 1935, 1935 टू 60, ठीक है, ये 3 सिस्टम है। फिक्स्ड फिड्यूशरी 100% बैकिंग वाला, जिसको हम लोग फुल रिजर्व सिस्टम कह रहे थे, एफआरएस फुल रिजर्व सिस्टम कह रहे थे प्री 1935। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम या फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम 35 टू 56, मिनिमम रिजर्व 57%। 100% गोल्ड रखना होता था वहाँ, यहाँ पे 40% का क्राइटेरिया था, एंड यहाँ पे 200 करोड़ का फ्लोर है। इलास्टिसिटी वेरी लो, मॉडरेट एंड वेरी हाई। अब क्या है ना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में इसके बाद आप कितना भी इकोनॉमी में प्रिंट करना है, प्रिंट करते रहो, ओके। प्राइमरी गोल स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट, यहाँ पे थोड़ा बैलेंस रखा गया, एंड ये क्या है, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी की पूरी सिस्टम, ठीक है। लेट्स फाइंड अप द क्लास। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज हम लोग डिमांड मोटिव्स को समझेंगे। डिमांड की जो मोटिव्स है ना, 3 मोटिव है, ट्रांजैक्शनरी मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव है और प्रिकॉशनरी मोटिव है, इसको समझेंगे, ओके, नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, लेट्स वाइंड अप द क्लास। थैंक यू क्लास।